views of India's foreign policy and early phase of India's foreign policy. Okay. In this part, we will discuss about stages of foreign policy. Okay. So let's begin with the first stage of foreign policy from 1947 to 1990. Okay. तो हमारे फॉरेन पॉलिसी का फर्स्ट स्टेज की शुरुआत कब हुई थी? 1947 से लेके 1990 तक. ठीक है. India adopted the policy of non-alignment in the context of the Cold War. See, जब कोल्ड वॉर हुआ था अमेरिका और रशिया के बीच में, तो इंडिया ने कोई भी सुपर पावर को ज्वाइन नहीं किया था. ठीक है. इंडिया जो हमारी कंट्री है उसने ये डिसाइड किया था कि उसको इंडिपेंडेंट रहना है. ठीक है. किसी को ज्वाइन नहीं करना है. तो इसके लिए जो है जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया ने कौन से पॉलिसी को अडॉप्ट किया? नॉन अलाइनमेंट. ठीक है. As a result, priority was given to maintaining friendly relations with all nations and to taking the help required for development from different countries. Okay? तो इसके वजह से मतलब जब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट की तो उसके वजह से इंडिया ने प्रायोरिटी जो है किसको दिया था कि वर्ल्ड में जितने भी नेशंस है सबके साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करके रखना है, और अगर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो अलग अलग कंट्रीज से हेल्प भी लेना है. ओके. एंड ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इंडिया कुड गेट एड फ्रॉम बोथ द सुपर पावर्स. ठीक है. और इंडिया ने जब नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो उसकी वजह से इंडिया जो है फ़ायदे में रहा. कैसे? कि उसको दोनों सुपर पावर से जो है हेल्प मिली. एड मतलब क्या होगा? हेल्प. ठीक है. And there was a lot of stress on improving or strengthening India's defense. ठीक है. इस टाइम पे मतलब फॉरेन पॉलिसी का जो फर्स्ट स्टेज था 1947 से लेके 1990 तक, तब इंडिया के ऊपर जो है इंडिया के डिफेंस के ऊपर बहुत सारे मतलब स्ट्रेस थे. ठीक है. और उसको जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, और इम्प्रूव करने के लिए जो है इंडिया को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी. तो ये टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी के लिए हेल्प जो है किसने किया? सोवियत यूनियन, फ्रांस एंड जर्मनी. ठीक है. तो ये मैटर में यानी जब इंडिया के डिफेंस के ऊपर जब स्ट्रेस था, लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो उसको इम्प्रूव करना था, उसको जो है और स्ट्रॉन्ग बनाना था, इंडिया के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना था. ठीक है. और उसके लिए जो है टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी. तो ये टेक्नोलॉजी जो है फुलफिल किसने करके दिया? कौन से कंट्री ने? Soviet Union, France and Germany. Okay. In this period, India had to face some challenges. और जो है ये पीरियड में 1947 से लेके 1990 तक जो है इंडिया ने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए, जैसे कि पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट, और एक न्यू कंट्री का क्रिएशन बांग्लादेश का. ठीक है. और ऐसे बहुत सारे जो है चैलेंजेस इंडिया ने फेस किए थे. एंड इंडिया प्रूव हर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बाय कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974. और फिर बाद में इंडिया ने, हमारी कंट्री ने 1974 में जो है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया और अपने आप को क्या साबित किया, क्या प्रूव किया कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में कैपेबल है. ठीक है. तो इस तरह से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया. ठीक है. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित नेहरू टू इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. अब हम देखेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है फॉरेन पॉलिसी बनाया था. इंडिया का फॉरेन पॉलिसी उन्होंने ही बनाया था. तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज his stand was that India should independently understand the global or international affairs. मतलब उनका ये कहना था, वो किसके लिए खड़े थे? इंडिया के सपोर्ट में इसलिए खड़े थे, उनका ये कहना था कि इंडिया को इंडिपेंडेंटली ग्लोबल और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में समझना चाहिए. ठीक है. एंड सेकेंड पॉइंट इज ही फॉलोड अप विद द पॉलिसी ऑफ पीस. और उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? पॉलिसी ऑफ पीस. क्या अडॉप्ट किया? पीस का रास्ता. ठीक है. नेक्स्ट, सेकेंड स्टेज 1991 टिल डेट. ठीक है. 1947 से लेके 1990 तक फर्स्ट स्टेज था, और 1991 से लेके आज तक जो है कौन सा स्टेज चल रहा है? सेकेंड स्टेज. ओके.
India's foreign policy became more comprehensive and dynamic in the second stage. जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारे कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो 1991 के बाद और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गई, यानी उसमें और भी सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व की गई और साथ ही साथ वो और भी ज़्यादा जो है डायनेमिक बनी. डायनेमिक मीन्स उसमें और भी चेंजेस आए. ठीक है. एंड इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड the priority no longer remained to political and military relations. See, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उसके वजह से जो है सारे कंट्रीज़ का जो इकोनॉमिक था वो क्या हो गया था, इकोनॉमिक लेवल कम हो गया था. ठीक है. तो पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद, यानी कोल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया तो सारे नेशंस की प्रायोरिटी सिर्फ क्या थी कि सारे नेशंस के साथ जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री रिलेशन रखना, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल और मिलिट्री रिलेशन रखना. तो हमारे इंडिया, हमारे कंट्री की भी यही प्रायोरिटी थी. कब? पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में. ओके. जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ. लेकिन उसके बाद यानी 1991 के बाद जो है हमारी कंट्री ने ये एफर्ट किया कि जो है हमारा इकोनॉमिक और भी ज़्यादा, इकोनॉमी जो है और भी ज़्यादा डेवलप हो. तो हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में और बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस जो है इंक्लूड किए गए, जैसे कि क्या दिया है, इकोनॉमी, ट्रेड, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी गॉट इंक्लूडेड इन फॉरेन पॉलिसी. ठीक है. पहले ये बात जो है नेशंस के बीच में कैसा रिलेशन था, सिर्फ पॉलिटिकल और मिलिट्री रिलेशन. ठीक है. लेकिन 1991 के बाद मतलब डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए फॉरेन पॉलिसी में और भी बहुत सारे जो है डायमेंशंस इंक्लूड किए गए. यानी कि अदर नेशंस के साथ और भी कौन से रिलेशन बनाए गए, इकोनॉमी रिलेशन, ट्रेड रिलेशन, एजुकेशन रिलेशन एंड टेक्नोलॉजी रिलेशन. ठीक है. एंड आफ्टर 1991 India reduced the government controls over the economy and adopted the free market policy. यानी जब ग्लोबलाइजेशन आया 1991 में, जब ग्लोबलाइजेशन आया तो हमारे कंट्री ने अपनी इकोनॉमी क्या कर दी, ओपन कर दी. पहले क्या था कि अगर किसी नेशन के साथ ट्रेड करना रहता था या फिर कोई नेशन हमारे नेशन के साथ अगर ट्रेड करना चाहता था तो गवर्नमेंट के कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे. ठीक है. गवर्नमेंट से जो है जिस भी कंट्री के साथ अगर ट्रेड करना रहता था तो उस कंट्री के गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेनी पड़ती थी. ठीक है. उसके बाद ही हम उस कंट्री से जो है ट्रेड रिलेशन रख सकते थे. लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आया, मीन्स आफ्टर 1991 ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे कंट्री ने क्या अडॉप्ट किया, फ्री मार्केट पॉलिसी. और वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ ने यही जो है पॉलिसी अडॉप्ट की. और उसके बाद से जो है जो हर कंट्री के इकोनॉमी पे गवर्नमेंट कंट्रोल था वो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया. कब? आफ्टर ग्लोबलाइजेशन जब आया, आफ्टर 1991. ओके. एंड नेचुरली देयर वाज एन इंक्रीज इन ट्रेड विथ नेबरिंग कंट्रीज. और जैसे ही हमारी कंट्री ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की, फ्री मार्केट पॉलिसी अडॉप्ट की, नेचुरली जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो है ट्रेड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. ओके. एंड आवर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड. इतना ही नहीं, वर्ल्ड ट्रेड में भी हमारा शेयर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. ओके. एंड एफर्ट्स बिगैन टू बी मेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. और ऐसे ही मतलब एफर्ट्स किए गए, आगे आगे जो है स्टेप बाय स्टेप एफर्ट्स किए गए, जिसके वजह से जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो डे बाय डे क्या होता गया, बढ़ता गया. ओके. एंड इन द डिकेड आफ्टर 1990 our relations with the South Asian countries like Singapore, Thailand, Vietnam etc. became stronger. और आफ्टर 1990 के बाद जो डिकेड आया यानी 1991 से लेके आज तक साउथ एशियन कंट्रीज से जो हमारे कंट्री का रिलेशन है वो और भी ज़्यादा क्या बना, स्ट्रॉन्ग बना. जैसे कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में कौन से कंट्रीज़ है, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एट्सेट्रा. ठीक है. तो इनके साथ, ये कंट्रीज़ के साथ हमारे कंट्री का रिलेशन जो है आफ्टर 1990 क्या बना, और भी स्ट्रॉन्ग हो गया. ओके. एंड आवर ट्रेड एक्सचेंज विथ इजराइल, जापान, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन इंक्रीज्ड.
और हमारे कंट्री का जो व्यापार मतलब ट्रेड रिलेशन जो था इजराइल के साथ, जापान के साथ, चाइना और भी यूरोपियन यूनियन, वो और भी ज़्यादा क्या हो गया, इंक्रीज्ड हो गया। कौन से स्टेज में, सेकेंड स्टेज में। ओके, नेक्स्ट, इंडिया began to participate in organizations at the international and regional levels more than before. See, इंडिया तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर रीजनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन होते थे उसमें इंडिया पहले से ही पार्टिसिपेट करती थी। मतलब फर्स्ट स्टेज में देखा जाए उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। फॉरेन पॉलिसी का अर्ली फेज देखा जाए तो उसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन पहले से भी ज़्यादा मतलब अर्ली फेज फर्स्ट स्टेज में भी मतलब जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था उससे भी ज़्यादा सेकेंड स्टेज में इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। जैसे कि एग्जांपल है G20। G20 मीन्स ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 20 कंट्रीज जो है इन्वॉल्व है। 20 कंट्री ये G20 के मेंबर्स है, ठीक है। तो G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। जैसे कि इसमें कौन से कंट्रीज जो है मेंबर है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, हमारा इंडिया भी है, ठीक है, इटाली, जापान, मैक्सिको। तो ऐसे टोटल जो है 20 कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है। एंड अनदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रिक्स, ठीक है। इसमें 5 कंट्रीज इन्वॉल्व है जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, आवर रिलेशंस विथ अमेरिका स्ट्रेंथेंड। और सेकेंड स्टेज में हमारे कंट्री का जो है रिलेशन अमेरिका के साथ और भी मजबूत बन गया। म्यूचुअल ट्रस्ट ग्रू, मतलब अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रस्ट था वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। इंडिया स्टेटस रोज इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया का स्टेटस भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। एंड इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। और जो हमारी कंट्री ने जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी प्रूफ करने के लिए जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे, तो इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी भी जो है किसका पार्ट है, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का। ओके, एंड यू मस्ट हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री। ओके, तो आप सभी ने जो है न्यूक्लियर एनर्जी और उसका यूजेस क्या होता है ये सब जो है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, एंड हैविंग अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर, और न्यूक्लियर पावर का इम्पोर्टेंस समझते हुए इंडिया अंडरटुक द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब जैसे ही इंडिया आज़ाद हुई, हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला, तो न्यूक्लियर पावर का महत्व, इम्पॉर्टेंस समझते हुए इंडिया ने कौन सा प्रोग्राम कंडक्ट किया, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। ओके, एंड फॉर दिस वी स्टैब्लिश्ड, और इसके लिए मतलब ये प्रोग्राम, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए क्या स्टैब्लिश किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटलांटिक एनर्जी एंड द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ओके, and the first chairman of the Indian Atomic Energy Commission was Dr. Homi Bhabha। ओके, तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो है कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे ही इंडिया आज़ाद हुई, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, हमारे कंट्री ने जो है न्यूक्लियर पावर का इम्पोर्टेंस समझा, और उसको समझते हुए उसने हमारे कंट्री ने क्या कंडक्ट किया, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए 2 कमीशन जो है स्टैब्लिश किए गए। तो फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंट ऑफ एटलांटिक एनर्जी एंड इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। और इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर होमी भाभा। ओके, इवन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वॉज द मेन पर्पस बिहाइंड द प्रोग्राम, एंड इट ऑल्सो एम्ड एट क्रिएटिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी। सी, मतलब जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए थे हमारे कंट्री के थ्रू, जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए, तो वो न्यूक्लियर टेस्ट जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए कंडक्ट किए गए, ठीक है। हमारे मिलिट्री पावर को भी जो है और भी स्ट्रांग बनाना था, हमारा मिलिट्री पावर इंक्रीज करना था। लेकिन इसके पीछे जो है ये जो प्रोग्राम कंडक्ट किया गया था न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, तो इसके पीछे सिर्फ
मेन एम क्या था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, और दूसरा क्या है कि क्रिएटिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी, यानी मिलिट्री पावर को इंक्रीज करना, ठीक है, किसी नेशन को या फिर किसी को जो है हार्म पहुंचाना, ये हार्म पहुंचाना जो है, इसके पीछे जो ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो कंडक्ट किया गया, तो ये इसलिए नहीं कंडक्ट किया गया था कि इसके थ्रू जो है किसी को हार्म पहुंचाया जाए या फिर किसी नेशन को नुकसान पहुंचाया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए कंडक्ट किया गया था, पीसफुल मीन्स के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, एज अ कॉन्सिक्वेंस मीन्स एज अ रिजल्ट, मतलब ये जो सेकेंड स्टेज में जो भी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, इसके वजह से इंडिया कंडक्टेड हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया, 1974 में। ओके, एंड इंडिया बिल्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एंड वी हैव ऑल्सो मेड मिसाइल्स कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, और हमने जो है मिसाइल्स भी जो है बनाए, बहुत सारे मिसाइल्स भी बनाए न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने के लिए। और इसमें जो है हमारी हेल्प किसने की, एयरफोर्स और नेवी। द एयरफोर्स एंड द नेवी हैव बीन इनेबल्ड फॉर कैरिंग देम, ठीक है। एंड इंडिया इज नाउ अ कंट्री विच हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया अब ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसके पास क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, वी हैव एक्सेप्टेड द रोल ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। लेकिन हमने जो है, हमारे कंट्री ने और हमने कैसा रोल प्ले किया है कि भले ही हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन्स हमें कोई भी नेशन को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ नहीं करना है। हम कैसा रोल मतलब प्ले कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर का। ओके, एंड इंडिया हैज़ बीन कंसिस्टेंटली मतलब रेगुलर, किसके तरफ एफर्ट कर रही है, किसको सपोर्ट कर रही है, एफर्ट्स फॉर डिसआर्ममेंट। डिसआर्ममेंट मीन्स जितना पॉसिबल हो सके उतना जो आर्म्स, एम्यूनिशन या वेपन्स है उसको कम से कम जो है यूज़ करना, उसे क्या कहा जाएगा, डिसआर्ममेंट। तो हमारी जो कंट्री है रेगुलर इसी के सपोर्ट में है, यही एफर्ट कर रही है किसके तरफ, डिसआर्ममेंट के तरफ। ओके, एंड बिकॉज इट इज़ इंडियाज पोजिशन दैट देयर शुड बी पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। और इंडिया जो है डिसआर्ममेंट की तरफ क्यों एफर्ट कर रही है, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में इंडिया का पोजीशन कैसा है, इंडिया हमेशा क्या चाहती है, वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी, ठीक है, हर एक नेशन की सिक्योरिटी के बारे में सोचती है, और वर्ल्ड में जो है हमेशा और हमेशा क्या रहना चाहिए, पीस, शांति, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो न्यूक्लियर वेपन्स आर एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव। जो ये न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है। एंड हैंस इट इज़ नेसेसरी टू मेक कंसिस्टेंट एफर्ट्स सो दैट दे आर नेवर यूज्ड। इसलिए हर एक नेशन को रेगुलर यही एफर्ट्स करते रहना चाहिए कि ये जो है न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो कभी यूज्ड ना हो, ठीक है। तो इसके लिए 2 ट्रीटीज़ जो है साइन की गई, नेशंस के बीच में 2 ट्रीटीज़ साइन की गई। तो फर्स्ट ट्रीटी इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NNPT, एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ये 2 ट्रीटी जो है नेशंस ने जो है साइन किया ताकि जो है न्यूक्लियर वेपन्स कभी यूज़ ना हो। लेकिन ये जो ट्रीटीज़ है, ये दोनों ट्रीटीज़ का कंडीशन था, ये सिर्फ किसके लिए बेनिफिशियल है, बिग न्यूक्लियर पावर्स, एंड दे पुट अनफेयर रेस्ट्रिक्शन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ये जो दोनों ट्रीटीज़ है इनका कंडीशन था, ये सिर्फ किसके लिए बेनिफिशियल है, जिनके पास जो बहुत लार्ज जो है बिग न्यूक्लियर पावर्स है। और ये दोनों ट्रीटीज़ ने डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर कुछ अनफेयर रेस्ट्रिक्शन रखे। और हमारी कंट्री जो है, हमारी इंडिया कंट्री, वो कैसी है, एक डेवलपिंग कंट्री ही है, इसलिए हमारे कंट्री ने दोनों ट्रीटी में से एक भी ट्रीटी में साइन नहीं किया। ओके, हेंस इंडिया हैज़ नॉट साइन आइदर ऑफ दीज ट्रीटीज। ओके, होप you understand this part also. In the next chapter we will discuss about India's defense system. Okay, thank you for watching this video.